स्वागत है तुम्हारा आर्ट चैलेंज में। तो इस चैलेंज में मैं चैट जीपीटी से पूछने वाला हूँ कुछ वियर्ड रूट टू मेक अ chaotic कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर लेते हैं। गिव मी 5 weird rule for drawing character that will make it look chaotic but fun। तो चैट जीपीटी ने हमें ये 5 रूल दिए हैं। रूल नंबर 1, wrong anatomy is right। रूल नंबर 2, emotion is bigger than logic। रूल नंबर 3, shape clash। Rule number 4, gravity is optional। Rule number 5, or design one thing। तो चलो अपना कैरेक्टर बनाते हैं। और हाँ, मैं ड्राइंग बनाते वक्त जो भी टूल यूज करने वाला हूँ उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो पोस्ट मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि अचानक से ग्रेविटी चली जाती है और उस सिचुएशन में हमारा कैरेक्टर एक chaotic वे में रिएक्ट करेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि 4 आर्म्स क्यों बना दिया, तो देखो ये वियर्ड आर्ट रूल्स का कमाल है। ये हाथों की एनाटॉमी को क्या हो गया? देखो ये तो मैं एनाटॉमी के बहुत ज्यादा क्लोज रख रहा हूँ, वरना चैट जीपीटी ने तो मुझे नूडल लिम्स बनाने को बोला था। तो ये है हमारी कैरेक्टर डिजाइन। तो चलो इसे कलर करते हैं। मैंने इस कैरेक्टर को कुछ इस वे में बनाया है कि तुम इसको दूर से भी देखोगे तो उसका सील आउट तुम्हें रीडेबल। अगर मैं उसमें से लाइन कलर सब कुछ हटा दूं तब और सिर्फ एक ब्लैक सील आउट रख दूं तब भी तुम्हें पता चल सकता है कि ये कैरेक्टर कौन है। जैसे जो ग्रेट कैरेक्टर डिजाइन्स होते हैं, जो प्रोफेशनल कैरेक्टर डिजाइन, उनमें सील आउट को बहुत ज्यादा अहमियत या फिर तुम कहो इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर रिकग्नाइजेबल होना चाहिए। जैसे कि टॉम एंड जेरी हो गया, मिकी माउस हो गया, या फिर तुम एनिमे में समझो और पिकाचू, चारिज़ार्ड, इस जैसे कैरेक्टर को तुम सिर्फ उनके सील आउट से ही पहचान सकते हो। अगर तुम्हारा सील आउट रिकग्नाइजेबल है, तुम्हारा कैरेक्टर सील आउट से रिकग्नाइजेबल है, तो बेशक तुम्हारी कैरेक्टर डिजाइन स्किल अपग्रेडेड है और बहुत अच्छी है। तो हमेशा कैरेक्टर बनाते वक्त सील आउट का यूज करना। उसके बाद उसको chaotic वे देने के लिए मैंने उस सिचुएशन की तरफ ध्यान दिया है। जैसे उसके 2 हाथ हैं जो सर्व करने में बिजी थे, तो ग्रेविटी चले जाने से उसका लेफ्ट हैंड से सर्व करने वाली प्लेट है वो उड़ जाती है। बॉटल्स है, जो जार है, वो भी हवा में फ्लोट करने लगता है। उसके बाद जो वो ड्रिंक सर्व कर रही है वो भी ग्रेविटी की वजह से नीचे ना गिरते हुए डायरेक्ट ऊपर जा रही है। और उसके जो फेस एक्सप्रेशन है उसको मैंने ज्यादा अहमियत दिया है, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन से ही पता चलता है कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या कर रहा है और वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो अगर तुम अच्छे कैरेक्टर बनाने चाहते हो तो अपने फेस एक्सप्रेशंस पे बहुत ज्यादा तुम्हें ध्यान देना होगा। कैरेक्टर में मैंने डिटेल्स ज्यादातर ट्रेस में दी है। और हाँ, तुम्हें कैरेक्टर बनाना है तो तुम्हें फोल्ड्स का पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और किस तरीके से हम फोल्ड को डिजाइन कर सकते हैं, स्टाइलाइज कर सकते हैं या फिर कंपोज कर सकते हैं, अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज होगी तो। इसलिए जो बिगिनर आर्टिस्ट है उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जब तुम नया स्टार्ट करते हो तो तुम बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हो इंफॉर्मेशन से। और हाँ, तुम सर्च करते हो कि शो मी टाइम लैप्स ऑफ रेंडरिंग, हाउ टू रेंडर। तुम कुछ ऐसे टॉपिक पे जाते हो जिन पे कई आर्टिस्ट एक साल बाद जाते हैं और तुम स्टार्टिंग में उस टॉपिक पे जाने की कोशिश करते हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें स्टार्टिंग में सबसे पहले शेप डिजाइन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद तुम पर्सपेक्टिव, हाउ टू यूज बॉक्सेस इन योर ड्राइंग, सर्कल, सिलेंडर, उन शेप्स को कैसे यूज करना है, उन शेप्स को कैसे मॉडिफाई करना है। उसके बाद तुम एनाटॉमी सीख सकते हो। और एनाटॉमी सीखने के बाद जो लाइन वेट होता है, बहुत ज्यादा चीजें हैं, वो कोर्स टू कोर्स तुम कर सकते हो, जिससे तुम्हें बाद में दिक्कत नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, आर्ट्स में देखो कोई रूल्स नहीं होते, आर्ट्स में कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, ये कोई फिजिक्स वगैरह नहीं कि तुम इस रूल से करोगे तो ही होगा। कई लोग डायरेक्ट प्रोफेशनल तरीके से करते हैं ट्राई, और कई लोग सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, वो बेसिक्स बाद में सीखते। जैसे मैं डायरेक्टली ट्राई किया था और मैंने बेसिक्स बाद में सीखा। तब भी अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पहले से ड्राइंग को लेके इंटरेस्ट कि मैं ये कर सकता हूँ, पर तब भी भविष्य में आगे फ्यूचर में जाके तुम्हें कुछ चीजें महसूस हो सकती है यहाँ पे तुम्हारी कमी है, क्योंकि तुम्हारी मेंटल मेमोरी उस तरीके से बिल्ड नहीं हुई। तुम्हें बेसिक के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें ड्राइंग आती हो ना आती हो, पर बेसिक। जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं वो करियर के 2, 4, 5 साल के बाद भी
बेसिक्स को प्रैक्टिस करते हैं, तो तुम्हें बेसिक्स को ही ध्यान में रख, तभी तुम समझ सकोगे कि मुझे इस ड्राइंग को किस वे से देखना है। और उसके बाद रेफरेंस देखो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इंडिया में मैंने सुना नहीं है किसी को कहते हुए कि रेफरेंस यूज करना एक चीट है या कुछ और है, पर देखो बाहर में बहुत ज्यादा लोग हैं जो रेफरेंस को एक चीट की तरह ही देखते हैं, उन्हें लगता है ये तो कॉपी कर रहा है। पर देखो हम रेफरेंस यूज करेंगे, रेफरेंस यूज करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं तुम्हें इस दुनिया का कुछ भी पता नहीं हो और मैं तुम्हें बोलूं एक घर बनाओ, तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते क्योंकि तुमने कभी घर देखा ही नहीं, तो तुम बनाओगे क्या? तो रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी चीज को बनाने। बस हाँ, अगर तुम कॉपी टू कॉपी करोगे, सेम टू सेम बनाओगे और उसको फिर पोस्ट करके बोलोगे मेरा खुद का आइडिया है मैंने, तो वो गलत। तुम्हें रेफरेंस को स्टडी करना है, देखना है किस तरीके से वो फोल्ड वगैरह तैयार हो। तो हाँ, यही थी कुछ मेरी टिप्स फॉर मेकिंग कैरेक्टर, और ये था हमारा चैलेंज। ये है हमारा कैरेक्टर। अब तुम बताओ कि तुम इसको 10 आउट ऑफ कितना रेट दोगे। और हाँ, अगर तुम्हें भी ऐसे चैलेंज करना पसंद है तो तुम भी मेरे साथ चैलेंज कर सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कुछ दिक्कत आए तुम इंस्टाग्राम पे तुम डीएम कर सकते हो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर से करना। देखो मैं एक आर्ट कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ इंडिया में मुझे लगता है कि जो नए बहुत ज्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट है, पर ज्यादातर लोग इस करियर को करियर की तरह नहीं देखते। तो मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सब आर्टिस्ट मिलके एक हम इंडियन आर्टिस्ट कम्युनिटी बनाए जिसमें सब लोग अपना आर्ट शेयर कर सके, हम एक दूसरे को पुश कर सके। तो मैं इसके लिए डिस्कॉर्ड में भी चैनल बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए थोड़ा देर है, थोड़ा वक्त है। अभी के लिए हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ही अपनी कम्युनिटी को बिल्ड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर तुम्हें भी लगता है कि कुछ तुम्हें ट्यूटोरियल वगैरह चाहिए तो वो भी मैं ला सकता हूँ, और चैलेंजेस तो मैं करता ही रहूँगा।